और चलिए बात करेंगे मुख्तार अंसारी की। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। अब माफिया पर 5 जून को एक बड़ा फैसला भी आना है। इससे पहले एक वर्चुअली पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने जज से गुहार लगाई कि उसे जेल में बिस्किट, फल और कुरकुरे भिजवा दिए जाए, क्योंकि वो जेल की रोटी खा खा कर परेशान हो चुका है। मुख्तार की बात सुनकर जज भी मुस्कुराने लगे। वहीं पर मुख्तार के वकील का कहना है कि मुख्तार और बूढ़ा और साथ ही बीमार भी है, सरकार को उसकी अपील को सुन लेना चाहिए। रिपोर्ट आप देखिए। मुख्तार अंसारी बेहाल, जज से लगा रहा गुहार। डॉन ने की ऐसी मांग, जज साहब हंसे ठहाका मार। जेल की ये रोटी अब खाई नहीं जाती। बिस्किट भिजवा दें तो बात बन जाती। माफिया के दिन बुरे, गिड़गिड़ा कर मांग रहा कुरकुरे। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी बूढ़ा और बीमार हो चुका है। घुटनों में दर्द, चेहरे पर झुर्रियां, चलने में न वो तेजी, आंखों के नीचे काले घेरे। दरअसल मुख्तार अंसारी लंबे वक्त से जेल में है और अभी उसके बाहर आने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं। ऐसे में मुख्तार अंसारी ऊब चुका है। जब उसकी वर्चुअल पेशी हुई तो उसने जज के सामने मिन्नतें करना शुरू कर दिया। मुख्तार ने कहा, जज साहब, जेल की रोटियां खा खा कर परेशान हो गया हूं। मिलॉर्ड, मुझे खाने पीने की चीजें, कुरकुरे, बिस्किट और फल मेरे वकील के जरिए भिजवा दीजिए। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट विशेष सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव की कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के बाद बांदा से आए अपने वकील नसीम हैदर को देखकर जज साहब के सामने मुख्तार गिड़गिड़ाने लगा। मुख्तार ने कहा कि जज साहब, मेरे वकील के जरिए जेल में मुझे कुरकुरे, लजीज बिस्किट और खाने पीने का सामान और कुछ फल भिजवा दीजिए। मुख्तार अंसारी ने कहा कि जेल में काफी सख्ती हो रही है। इसी के तहत 19 मई को बांदा जिले के डीएमएसपी ने मुख्तार की बैरक में छापा मारकर सारे जरूरी पेपर उठा ले गए और फर्जी पेपर के जुर्म में आईपीसी की धारा 419, 420 के तहत मुकदमा भी दर्ज करवा दिया, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी के लिए जेल की सलाखों के पीछे सख्तियां बढ़ गई हैं। मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि राज्य सरकार को मुख्तार अंसारी के खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाना चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, बीमार चल रहा है। पेशी के दौरान कोर्ट में मुख्तार अंसारी के 3 वकील मौजूद रहे, जिसमें लखनऊ के वकील निमेश, बांदा से आए नसीम हैदर और बाराबंकी के रणधीर सिंह सुमन शामिल थे। पेशी में बहस के बाद जज कमलकांत ने आदेश को सुरक्षित कर लिया और 5 जून को मामले में फैसला देने की तारीख लगाई है। 5 जून को ये फैसला मुख्तार अंसारी पर लगी धाराओं को हटाने या न हटाने पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चुनावी महाभारत के साल में कांग्रेस में अब नई जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस की तरफ से कौन सीएम होगा, कौन सीएम फेस होगा, ये अभी फिलहाल फाइनल नहीं है। कमलनाथ और उनके समर्थक कमलनाथ को ही चेहरा मान रहे थे, लेकिन सियासी गलियारों में हाल फिलहाल के स्टेटमेंट और मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली में हुई बैठक के बाद राहुल की चुप्पी से चेहरे पर अब जारी संग्राम और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिना किसी चेहरे के रण में उतरने की तैयारी में है? आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। घमासान ये है गहरा, आखिर कौन होगा चेहरा? जारी है बड़ी रेस, कमलनाथ नहीं तो कौन फेस? मध्य प्रदेश में कमलनाथ को पहले भावी, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री करार दिया गया था, लेकिन अब कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर कांग्रेस में ही 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता अरुण यादव और अजय सिंह ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर साफ कहा था कि पार्टी में अभी सीएम का चेहरा तय नहीं है। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने भी कहा था कि पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं है। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। इसके बाद जब राहुल गांधी से मीडिया ने इसे लेकर सवाल किया, तब उन्होंने सिर्फ जवाब में कहा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेगी। हालांकि कमलनाथ उनके बगल में खड़े जरूर थे।
अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। जाहिर है कि राहुल ने कमलनाथ के चेहरे पर मुहर नहीं लगाई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कह दिया कि कांग्रेस में सीएम फेस अभी तय नहीं है। दिग्विजय सिंह ने भी गोविंद सिंह के मत पर मुहर लगा दी। हालांकि उन्होंने कमलनाथ को सीएम बनाने का समर्थन भी किया। सीएम का चेहरा कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। हम कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है पहले से सीएम घोषित करने की। जब जनता प्रदेश को जनता चुनेगी, विधायक चुनेंगे, वो हमारा नेता होगा। हमेशा याद रखिए कि ये संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। विधानसभा के जो सदस्य बहुमत जिस पार्टी का आता है उसके द्वारा चयन होता है। तो ये जो कहा गया है वो अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन जनभावना यहाँ की ये है मध्य प्रदेश की का मैं समझता हूँ कि 99% लोगों की कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और यदि सरकार हमारी बनती है तो मुख्यमंत्री बने। ये भावना है कांग्रेस के लोगों में। अब भला बीजेपी इस मुद्दे को कैसे छोड़ती? नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कमलनाथ और उनके साथ दिग्विजय सिंह को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी अपने आप को स्वयंभू भावी सीएम कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता। इतना सा ही अंतर है कि जो बात दिग्विजय सिंह नहीं बोल पा रहे वो बात उन्होंने गोविंद सिंह से बुलवा दी। ये उनकी गुटबाजी है। इधर कांग्रेस ने इन विवादों को बीजेपी की उपज बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी को अपना घर संभालने की सलाह तक दे डाली। कमलनाथ जी अपने आप को स्वयंभू भावी सीएम कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता है। और जो बात राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले बंद कमरे में कही थी, गोविंद सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से कह दी। इतना सा ही अंतर है कि जो बात दिग्विजय सिंह जी नहीं बोल पा रहे वो उन्हें गोविंद सिंह जी से बुलवा दिए। ये उनकी गुटबाजी है। कमलनाथ जी को छोड़कर बाकी सबको पता है कि वो भावी सीएम नहीं है। कांग्रेस में ये हाल तब है जब कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश कांग्रेस और कमलनाथ समर्थक भी जोर शोर से उन्हें भावी मुख्यमंत्री कह रहे थे। कई बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और सोशल मीडिया पर कांग्रेस द्वारा जारी विज्ञापनों में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया जा रहा था। लेकिन दिल्ली में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक के बाद सुर कुछ जरूर बदल गए हैं। इधर बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चली आंधी को हवा में जरूर बदल दिया। देखिए 2024 में केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगानी है तो यूपी को भी जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और इसलिए बीजेपी यूपी की 80 सीटों पर फोकस करे ताकि यहां से दिल्ली की राह को आसान किया जा सके। और इसीलिए बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रही है ताकि पसमानदा मुस्लिमों के सपोर्ट से वो यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर सके। रिपोर्ट आप देखिए। दो 2024 चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कई प्रयोग कर रही है। बीते दिनों की बात करें तो यूपी के निकाय चुनाव में कई पसमानदा मुस्लिमों को टिकट दिया गया था, जिनमें से कई जीत भी गए। देश में बीजेपी और मुसलमानों को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। देश में बीजेपी और मुसलमानों को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। ऐसे में जब भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों से नजदीकी बढ़ाई तो लोगों की उत्सुकता बढ़नी लाजमी थी। नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासनकाल में सबसे अप्रत्याशित परिवर्तन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में रिकॉर्ड 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना रहा। उनमें से 61 जीते भी। यही नहीं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनीलाल ने स्वार विधानसभा उपचुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया, जो जीतने में कामयाब रहा। ये कोशिश भले ही छोटी हो, लेकिन कामयाबी बड़ी है। बीते 2 दशक में बीजेपी को 6 से 10% मुस्लिम वोट मिले। शिया समुदाय का वोट बीजेपी को मिला। अब पसमानदा मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश में बीजेपी है। पसमानदा समुदाय से आने वाले दानिश आजाद अंसारी यूपी सरकार में मंत्री हैं। मुस्लिम वोटर्स के 10वें हिस्से का भी वोट मिले तो ये 1.5% वोट होगा। ऐसे में रणनीति अपनाना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। माना जा रहा है कि 2024 में बीजेपी
या तो खुद या सहयोगी दलों के जरिए पसमानदा मुस्लिमों को टिकट दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी दलों से भले ही समर्थन मांग रहे हो और अंदर ही अंदर उनके मन में भी प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनने की इच्छा हिलोरे मार रही हो, लेकिन क्या कांग्रेस को साथ लिए बिना नीतीश की राहें मुमकिन होंगी? और मोदी मैजिक के सामने नीतीश की एकजुटता कितनी मजबूती से खड़ी रहेगी, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। सत्ता के लिए 5 बार पाला बदलने वाले नीतीश कुमार के मन में सियासी इतिहास बनाने की इच्छा है, लेकिन उनसे ज्यादा जल्दी उनकी पार्टी और तेजस्वी यादव को है। खबर है कि नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जा सकता है। अंदर खानी चर्चा है कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस के शामिल होने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन नीतीश के नाम पर मुहर लगेगी, इस पर घनघोर संदेह है। नीतीश ने बीते कुछ वक्त से ताबड़तोड़ मुलाकातें की है। क्या एकजुट कर पाएंगे नीतीश? ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 में 1-to-1 फॉर्मूले को लागू करा पाएंगे? ये फॉर्मूला है भाजपा के खिलाफ हर सीट पर विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार खड़ा करना। मतलब बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव ही न लड़े। कर्नाटक की जीत के बाद क्या राहुल गांधी इसके लिए तैयार होंगे? 2019 में क्या हुआ? लोकसभा की 543 सीटों में से 190 पर भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। इनमें 175 पर बीजेपी काबिज हुई। कांग्रेस सिर्फ 15 सीटों पर जीती। 185 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा का मुकाबला गैर कांग्रेसी दलों से। पिछले चुनाव में इनमें से 128 पर भाजपा और 57 पर अन्य दलों की जीत हुई। 71 सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला गैर भाजपा दलों से है। पिछले चुनाव में इन 71 सीटों में से 37 पर कांग्रेस जीती, 34 पर दूसरे क्षेत्रीय दलों की जीत हुई। मध्य और उत्तर भारत के 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 161 सीटें हैं। इनमें से 147 पर दोनों राष्ट्रीय दल आमने सामने हैं। 12 सीटों पर भाजपा या कांग्रेस का मुकाबला किसी क्षेत्रीय पार्टी से है और 2 सीटें ऐसी हैं जहां मुख्य मुकाबला क्षेत्रीय दलों के बीच ही रहा है। मध्य प्रदेश की सभी 29, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भगवा झंडा लहराया। कर्नाटक में 28 सीटों में से 21 पर भाजपा जीती। गुजरात की सभी 26 सीटें भाजपा के खाते में गई। हरियाणा में 11 में से 10 बीजेपी के खाते में गई। असम की 14 में से 9 पर भाजपा जीती। अन्य राज्यों की सभी 18 सीटों पर भी भाजपा को जीत नसीब हुई। अगर बात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की 198 सीटों की करें तो 198 में से 116 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ। 154 सीटों पर भाजपा और रीजनल पार्टीज के बीच मुकाबला। 25 पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला हुआ। 19 सीटें ऐसी जहां पर क्षेत्रीय पार्टी आपस में टकराती दिखी। यूपी में 80 सीटों में से 62 पर भाजपा ने जीत हासिल की। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार का 1-to-1 फॉर्मूला कितना कारगर हो पाएगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। वो भी तब जब वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी, जेडीएस के एचडी देवगौड़ा और बीजू जनता दल के नेता नए संसद भवन के उद्घाटन में मोदी से गर्मजोशी के साथ मिलते हुए नजर आए तो मायावती ने अपना शुभ संदेश भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या का दिनों दिन उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक चारों धामों का 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। बाबा लगाएंगे बेड़ा पार। चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 20 लाख के बाद बढ़ता आंकड़ा बढ़ा रहा प्रशासन की टेंशन। 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करा चुके पंजीकरण। इस साल की चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ तीर्थ यात्रियों का जत्था उमड़ रहा है। अब तक 20 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने चार धाम की यात्रा की है, जबकि 40 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हालांकि केदार बद्री के रास्ते में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण
हरिद्वार और ऋषिकेश से चारधाम यात्रा का पंजीकरण 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया था। श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा 20 अप्रैल से शुरू कर दी थी। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का बेहतर प्रबंधन किया गया। चारों धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से प्रशासन की चुनौती भी बढ़ी है। आपको बताते हैं कि अब तक कितने भक्त चार धाम पहुंचे हैं। 7,13,000 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन कर लिए अब तक। वहीं 5,80,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 3,94,000, जबकि यमुनोत्री में 3,64,000 श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में भी 22,691 यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन 40 लाख पार कर गया है। धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नए रजिस्ट्रेशन पर अस्थायी रोक लगाई गई। बाबा केदार के दरबार में अब तक सबसे ज्यादा श्रद्धालु ने मत्था टेका। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसीलिए मौसम साफ होने की वजह से चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा, क्योंकि इन दिनों बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी चल रही हैं। इसलिए पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।